Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is once again your Sisraeli series जहाँ पे आपकी सिसरेली की बुक के सारे 15 चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो 15 चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं उसमें से फर्स्ट जो आपके 12 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और आज की वीडियो के बाद आपके 13 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. यस, सो टुडे वी विल बी कवरिंग योर 13th चैप्टर एज वेल, जिसको हम काफ़ी वक्त से शुरू कर चुके हैं. दैट इज थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ पोर्शंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, important ones actually. So if you are new to the channel or if you are watching this video for the first time, what you can do is you can subscribe to the channel of Mind Review so that you keep on receiving such videos related to psychology. And second is you can go to the channel. वहाँ पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है उसमें सिसरेली सीरीज नाम की ही एक प्लेलिस्ट होगी. वहाँ पे अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं उनकी सारी वीडियोस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखी है. सो यू कैन बिगिन वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, सो टुडे इज पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 13 और आज के पार्ट के साथ हम आपके चैप्टर 13 को कंप्लीट करेंगे. सो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पर्सनालिटी के टूवर्ड्स डिफरेंट अप्रोचेस. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. कि भाई हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग जो अप्रोचेस हैं वो पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती हैं, बट हम पर्सनालिटी को असेस कैसे कर सकते हैं, नाप कैसे सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो देयर कैन बी बिहेवियरल असेसमेंट्स. बिहेवियरल असेसमेंट्स में क्या हो सकता है ना, या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि जैसे आप फील्ड में चले गए और आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैसा एटीट्यूड है उसका, कैसे इमोशंस डिस्प्ले करेगा एक गिवन सिचुएशन में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और यू कैन मेक यूज ऑफ रेटिंग स्केल्स. रेटिंग स्केल्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो लिकर्ट स्केल होता है ना, LIKERT, लिकर्ट स्केल. तो कई बार आपने अपने जो स्केल्स हैं या जो साइकोलॉजी में क्वेश्चनर्स यूज होते हैं, इफ यू हैव डन एनी रिसर्च और इफ एनीबडी हैज आस्क्ड यू टू फिल अप देयर क्वेश्चनर, तो उनमें न्यूमेरिकल रेटिंग्स मांगते हैं ना कि आप 1 to 5 तक रेट करो कि आप कितने लाइकली हो इस बिहेवियर को करने के लिए, या फिर स्ट्रांगली डिसअग्री से स्ट्रांगली अग्री तक आप मार्क करोगे, दैट वेदर यू स्ट्रांगली डिसअग्री विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और यू अग्री विद अ स्टेटमेंट और यू स्ट्रांगली अग्री विद अ स्टेटमेंट और यू आर न्यूट्रल फॉर अ स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो रेटिंग स्केल भी आपके कहीं ना कहीं बिहेवियरल असेसमेंट का ही पार्ट होता है. Other than that, there can also be, what can be used, we can also use frequency count. फ्रीक्वेंसी काउंट में यहाँ पे क्या होता है ना, जो असेसर होता है यानी कि जो इंसान असेसमेंट कर रहा होता है वो काउंट करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन बिहेवियर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट. तो सपोज मैंने एक पर्टिकुलर बिहेवियर चूज कर लिया दैट आई वांट टू सी दैट 5 बजे से 6 बजे तक ये इंडिविजुअल कितनी बारी क्रैंकी होता है, या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितनी बारी ह्यूमर का यूज करता है, तो मैं उस चीज को काउंट करूंगी. रेटिंग स्केल में क्या था कि इंडिविजुअल खुद ही मार्क करता है अपने बिहेवियर को कि वो बहुत बार ऐसा करता है, कम बार ऐसा करता है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता. फ्रीक्वेंसी काउंट में जो असेसर है, जो रिसर्च कर रहा है, वो काउंट करता है फ्रीक्वेंसी का, रादर दैन रिलाइंग ऑन द पर्सन देमसेल्व्स. ठीक है, तो एक तरीका पर्सनालिटी को असेस करने का आपका बिहेवियरल असेसमेंट हो सकता है. सेकेंड वेरी वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ कोर्स कैन बी और इंटरव्यूज. इंटरव्यूज से आप सब आई होप वाकिफ होंगे कि उसमें क्या होता है. देयर इज एन इंटरव्यूअर जिसके पास क्वेश्चंस होते हैं और एक इंटरव्यूई होता है जो इंटरव्यू देने के लिए आता है, जिसके पर्सनालिटी के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानना है. ठीक है, सो इंटरव्यू आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. ठीक है, सो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि वहां पे कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे सेट नहीं होंगे कि इंटरव्यूअर के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 उसी ऑर्डर में पूछना है या आपको एकदम फॉर्मल तरीके से रहना है. वहां पे सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है. अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि जो इंटरव्यूई आया है वो थोड़ा नर्वस है, तो दे कैन ऑल्सो मूव टू लिटिल ईजी क्वेश्चंस, लिटिल आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस, और फिर वो दूसरे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं. अगर वो नया क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहते हैं उस वक्त पे थोड़ा
थोड़ा और डिटेल में कुछ जानने के लिए तो वो भी कर सकते हैं. सो देयर इज नो स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन द इंटरव्यू कि एक पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो नहीं होगी. Whereas on the extreme end that you have structured interviews, वहाँ पे पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो होती है कि अगर 10 क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक पेपर पे इंटरव्यूअर के पास लिखे होंगे. वो इंटरव्यूअर उसी ऑर्डर में उन क्वेश्चंस को पूछेगा. द इंटरव्यूअर विल नॉट ऐड ऑन समथिंग एल्स इन बिटवीन बिसाइड्स आस्किंग दोज क्वेश्चंस. ठीक है. एंड देन इन बिटवीन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का. तो यहाँ पे हो सकता है इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख के रखे अपने पास ताकि एकदम से उसको ऑन स्पॉट कोई क्वेश्चन बनाना ना पड़े और वो कोई क्वेश्चन भूल ना जाए पूछना. ओके. एंड देन they might also do it in an unstructured manner कि even though questions सामने बने हुए रखे हैं बट वो उन्हें उस सीक्वेंस में ना पूछ के जो पार्टिसिपेंट को या जो इंटरव्यूअर है उसको, जो इंटरव्यूई, आई एम सो सॉरी, ओके, जो इंटरव्यूई है उसको जो सीक्वेंस सूट कर रहा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछेंगे. सो इफ द इंटरव्यूअर सीज के इंटरव्यूई को थोड़ा सा नर्वसनेस है तो मे बी वो इजियर क्वेश्चन पे चले जाएंगे. सो नाउ ओवर हियर द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इज कि अनस्ट्रक्चर्ड में बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था इंटरव्यूअर. एज सच कोई क्वेश्चनर नहीं बना रखा था ऑलरेडी, ना ही कोई पेन पेपर पे क्वेश्चंस लिख रखे थे. दे वर आस्किंग इन देयर ओन अकॉर्डिंग्स. इट इज मोर लाइक अ कॉन्वर्जेशन. पर सेमी स्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और जो स्ट्रक्चर्ड है वो ऑफकोर्स हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है. वहां पे सारा टेम्पलेट प्रिपेयर्ड रहता है. सो दिस कैन बी अनदर वे ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी. देन अदर वेज ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट कुड बी द यूज ऑफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज. ठीक है. तो काफी सारी पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज और ये जो क्वेश्चनर्स, इन्वेंट्रीज एक्चुअली क्या होते हैं? क्वेश्चनर्स होते हैं जिनमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं. ओके. दे हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो पार्टिसिपेंट को आंसर करने होते हैं और फिर जो रिसर्चर है या जो इंसान पर्सनालिटी को असेस करने के लिए वो क्वेश्चनर एडमिनिस्टर कर रहा है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, वो इनको स्कोर करता है और उसके बेसिस पे वो डिटर्मिन करता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है. सो देयर कैन बी और MMPI. MMPI क्या होता है? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. यू नीड टू लर्न दिस फुल फॉर्म ऑल्सो. काफी बारी एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. सो ये जो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है ये क्या टेस्ट करता है? ये मोस्टली टेस्ट करता है जो साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड या जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि डिप्रेसिव टेंडेंसीज, एंजाइटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनको टेस्ट करता है. यहाँ पे 567 स्टेटमेंट्स है. सो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? क्वेश्चंस. ओके. स्टेटमेंट इज नथिंग बट क्वेश्चन. सो इमेजिन दीज आर सो मेनी. कोई आपको क्वेश्चनर दे और आपको अप्रोक्सीमेटली 567 क्वेश्चंस आंसर करने पड़े, इट बिकम्स टायरसम आल्सो समटाइम्स. एंड द पैटर्न इज ट्रू फॉल्स. पार्टिसिपेंट को या तो ट्रू टिक करना है या फॉल्स. अनदर टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन्वेंट्री जिसके बारे में आई होप यू ऑल मस्ट नो क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि है कटेल का 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट. तो ये रेमंड कटेल ने दिया था. वही कटेल है जिसने सोर्स और सरफेस ट्रेट्स दिए थे. कूल. ठीक है. तो इन्होंने भी एक मेजर दिया था जिससे पर्सनालिटी मेजर कर सकते हैं. देन ये भी आपको ऑलरेडी पता है आइसिंक. आइसिंक का पर्सनालिटी क्वेश्चन है जिसको हम EPQ भी बोलते हैं. नाउअडेज व्हाट इज यूज्ड इज EPQ-R. वो R स्टैंड्स फॉर रिवाइज्ड क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो रिवाइज्ड हो चुका है. देन देर इज अनदर CPI जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री. देर इज ऑल्सो योर क्यूआरसी टेम्परामेंट सॉर्टर 2. ठीक है. 2 बिकॉज दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ इट. सो दीज आर सर्टेन पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज जो एक क्वेश्चनर की तरीके से ही यूज किए जाते हैं बट उनका मेन पर्पज होता है कि वो पर्सनैलिटी को असेस कर लें. ठीक है. अब जो हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन्वेंट्री की, उसको हम बोलते हैं MBTI. तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं MMPI और MBTI के बीच में. प्लीज अंडरस्टैंड MMPI इज मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, है ना. MBTI क्या है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर. यहाँ पे पर्सनालिटी इंडिकेट की जाती है. ये किसने दिया है? कार्ल यूंग ने दिया है. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस नेम. कार्ल यूंग कोई भूला तो नहीं है. ठीक है ना. तो कार्ल यूंग ने 4 पर्सनालिटी डायमेंशंस के बारे में बात करी अपने MBTI
इन्वेंट्री के अंडर। और ये जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की उन्होंने बात करी, उसमें या तो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी निकल के आती है एज SI, दैट इज सेंसिंग इंट्यूटिंग, या फिर थिंकिंग फीलिंग, इंट्रोवर्जन एक्सट्रावर्जन, परसीविंग जजिंग। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो सपोज आई एम टेस्टिंग इट ऑन अ पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए को मैंने MBTI का क्वेश्चनर दे दिया। अब स्कोर करने के बाद मैं देखूंगी कि सेंसिंग और इंट्यूटिंग की जो डायमेंशन है उसमें से उसने ज्यादा किस पे स्कोर किया है। हैज द पर्सन स्कोर्ड हाई ऑन सेंसिंग और हैज द पर्सन स्कोर्ड हाई ऑन इंट्यूटिंग। तो सपोज उन्होंने सेंसिंग पे हाई स्कोर किया तो मैं उनको S दे दूंगी, ठीक है, बिकॉज सेंसिंग। देन थिंकिंग एंड फीलिंग, कि क्या वो ज्यादा सोच के काम करते हैं या जो फील होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। सो मे बी आई गेट कि वो तो सोच के काम करते हैं, थिंकिंग, सो ST। एंड देन देर इज इंट्रोवर्जन एक्सट्रावर्जन, आई गेट द आंसर कि वो तो इंट्रोवर्जन पे ज्यादा हाई है, तो देन आई, क्योंकि दे आर हाई ऑन इंट्रोवर्जन। एंड परसीविंग और जजिंग, so I get that they are higher on the side of judging, so I write J, so their personality type would be STIJ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनके इसमें, और इन 4 पर्सनालिटी डायमेंशंस के हिसाब से ही पर्सनालिटी इंडिकेट की जाती है, ठीक है। सो दिस वाज अनदर पर्सनालिटी इन्वेंट्री दैट कैन बी यूज्ड। अब जो और टाइप की टेस्ट होते हैं जो आपके पर्सनालिटी को असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं हम, जिन्हें वो होते हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट। आई होप यू गाइज हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ व्हाट दीज प्रोजेक्टिव टेस्ट्स आर। प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो मेजर एम होता है ना, वो होता है अनकॉन्शियस को असेस करने का। क्योंकि देखो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स देखे, वेदर इट वाज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और द यूसेज ऑफ इन्वेंटरीज, उन सारी चीजों में हम कॉन्शियसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम जो पर्सन का अनकॉन्शियस है, डीपेस्ट स्टेट है, उस तक तो रीच ही नहीं कर पा रहे। सो हाउ विल वी गेट द एक्चुअल आइडिया ऑफ देयर पर्सनैलिटी इफ वी डू नॉट नो अबाउट द अनकॉन्शियस। सो प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम कुछ एम्बिगुअस विजुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्लैरिटी से नहीं है, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है, नोबडी कैन क्लियरली टेल दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इट एन एप्पल, इज इट मे बी समबडी वुड सी दैट इमेज एज एन एप्पल, हो सकता है किसी को वो इमेज एक बैटमैन की तरह लगे, हो सकता है किसी को वो एक बटरफ्लाई लगे। सो एवरीबडी वुड सी इट एज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज इट इज वेरी एम्बिगुअस, इट इज एन अनक्लियर स्टिमुलाई, ठीक है। और फिर क्लाइंट को ये पूछा जाता है कि आपको ये क्या दिख रहा है, जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है आप हमें बताइए। एंड आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो आस्क्ड टू एक्सप्लेन दैट हाउ डू यू, इफ द क्लाइंट सपोज सेज कि मुझे तो इसमें एप्पल नजर आ रहा है, सो देन दे आर आस्क्ड टू से दैट इफ दिस इज द इमेज देन टेल मी, आप सर्कल करके अपने हाथ से पॉइंट आउट करके बताइए कि आपको कैसे एप्पल दिखा, दैट दिस इज मे बी द लीफ, दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ एप्पल, हाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इट एज एन एप्पल। सो द क्लाइंट इज आस्क्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब कुछ टाइप के प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं भाई, ये आप लोगों ने काफी बारी पढ़े हुए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डेप्थ ऑफ ईच ऑफ देम। Okay, you have also studied it in the 12th NCRT series that we were doing earlier. So sentence completion test होता है, एक particular sentence दे दिया जाता है और उसके starting में या end में एक blank दिया जाता है जिसको आपको किसी word के साथ fill करना होता है. So it is said that the type of thing that you fill it with, the words that you choose to fill up those sentences would actually reflect your unconscious. There is also draw a person test. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में किस तरीके से ड्रॉइंग की जा रही है, वेदर द पर्सन इज focusing more on the neck area or on the head area or on the legs or on the bottom side of the body. Depending upon that their personality is assessed. very common is TAT. टैट क्या है, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, किसने दिया है और कब दिया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1935 में थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट वाज गिवन बाय हेनरी म्यूरे। ओके, सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज देयर आर 20 पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जिन पे कुछ पिक्चर बनी होती है, क्लियर कट पिक्चर है, मे बी इन सम कार्ड देयर इज अ लेडी एंड बिहाइंड देम इज अनदर पर्सन हु इज वाचिंग दैट लेडी। ओके, तो यहाँ पे एम्बिगुअस नहीं है, क्लियर कट पिक्चर्स हैं। और ये सारी की सारी जो 20 पिक्चर्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, दे आर नॉट कलर्ड। और क्लाइंट को वो पिक्चर कार्ड्स दिखा के पूछा, मतलब उन्हें बोला जाता है कि आप इनमें से स्टोरीज बनाइए। सो सपोज आई एम शोइंग यू वन पर्टिकुलर पिक्चर कार्ड, वहां पे एक लेडी है और उसके पीछे कोई और उस लेडी को देख रहा है, एंड नाउ आई टेल यू कि आप इसमें से कोई स्टोरी बनाओ। मे बी समबडी वुड से कि द
person behind the lady is going to murder the lady, maybe somebody else will say that the person behind the lady is looking after the lady, koi aur ho sakta hai bole ki the person is jealous of the lady. So all sorts of answers and stories could be there. No answer is correct, no answer is wrong. ठीक है, व्हाट इज डन इज कि जो भी स्टोरी वो क्लाइंट बता रहे हैं उन स्टोरीज को फिर एनालाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग प्रोसीजर्स ऑफ टैट, which is very time taking also, and not everybody is very well equipped to do the scoring. because जो अगर हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें तो अगर वो अनकॉन्शियस को तो टेस्ट जरूर कर रहे हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ सकती है, बहुत चांसेस है कि रिसर्चर का जो सब्जेक्टिव बायस है वो सीप इन कर जाए, है ना. आई होप you understand. You will let me know in the comment section today that how subjectivity can influence the results in projective test. Okay, try to explain that to me in simpler words. Cool. चलो, फिर एक और टाइप का प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रॉर्शैक इंक ब्लॉट. अगेन अ वेरी वेरी फेमस टेस्ट गिवन बाय हर्मन रॉर्शैक इन 1921. तो यहाँ पे क्या है, 10 कार्ड्स होते हैं, वो इंक ब्लॉट्स उनके ऊपर होती है. तो क्या किया जाता है, शीट ऑफ पेपर होता है, ठीक है, उसके एक साइड पे एक इंक ब्लॉट ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, फिर इस शीट ऑफ पेपर को फोल्ड कर देते हैं ऑन टू दिस इंक ब्लॉट. तो दोनों तरफ एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म हो जाती है और फिर वो एक कार्ड बन जाता है. उस कार्ड को क्लाइंट को दिखाया जाता है, द क्लाइंट इज आस्क्ड दैट व्हाट इमेज डू यू सी ओवर हियर. ओके, एंड दिस इज नॉट व्हाट एवरी टेस्ट और असेसर इज डूइंग. ये प्री फॉर्म्ड इंक ब्लॉट्स हैं जो हर्मन रॉर्शैक बना चुके हैं ऑलरेडी. ये हम लोग एकदम फ्रेश क्लाइंट के आने पे नहीं करते. ओके, a lot of people feel that it is something that we can make easily at home also. No, it has been done by Herman Rorschach. The scoring has been given by this person only, and according to that only you have to assess. So यहाँ पे जो 10 इंक प्लॉट्स हैं उसमें से 5 इंक प्लॉट्स तो ब्लैक इंक में होते हैं जिसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट. ठीक है, सो व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक इंक. और बाकी के जो 5 इंक ब्लॉट्स हैं वो कलर्ड इंक में होते हैं. सो बैकग्राउंड इज अगेन व्हाइट but the ink is now colored. So 5 ink blots are in black and 5 ink blots are in colored ink. So this is about your Rorschach ink blot. So these are more or less these are your ways by which हम personality को assess करते हैं. अब बस छोटी सी मुझे बात और करनी है and then we will finish off with this video as well as this chapter. So that is about your halo effect and your horn effect. तो halo effect आप लोगों को पता होगा, लेकिन horn effect is probably something new, but you need to know both of these things. halo effect क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसका कोई भी जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी पॉजिटिव ट्रेट आपने देखा, तो वो पॉजिटिव, वो एक इनिशियल पॉजिटिव ट्रेट आपकी जो जजमेंट है उस इंडिविजुअल के बारे में इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, वो इन्फ्लुएंस कर देता है और आप उस इंडिविजुअल को ऐसे देखने लग जाते हो एज इफ दे आर पॉजिटिव इन एवरी अदर एस्पेक्ट. सो ऑफन अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल इज कोटेड इन केस ऑफ हैलो इफेक्ट कि अगर देयर इज एन इंडिविजुअल हु इज वेरी फिट एंड वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फेयर. सो इन द सेंस कि वो कोई बहुत सुंदर इंसान है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेट है एंड यू हैव मेट दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम. And if you see that a person is very very beautiful, very smart, very fit, physically fit and nice and charming, then you automatically tend to imagine कि ये जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होगा, ये इंडिविजुअल स्टडीज में भी अच्छा होगा, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, ये इंडिविजुअल एक एक्सट्रोवर्ट की तरह होगा. सो होगा क्या कि वो एक इनिशियल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जिसके साथ आपका फेस टू फेस हुआ, वो उस इंडिविजुअल से रिलेटेड आपके सारे के सारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा. तो आप उस इंडिविजुअल के आगे के बिहेवियर को देखे बगैर ही पहले ही सोच लोगे कि हाँ, वो इंडिविजुअल हर स्फेयर ऑफ लाइफ में पॉजिटिव होगा. ओके, so that is halo effect. Now horn effect is absolutely opposite of it. हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम नेगेटिव इंप्रेशंस को जनरलाइज करते हैं. तो अगर आप एक इंडिविजुअल से फॉर द फर्स्ट टाइम मिले और मे बी कुछ नेगेटिव हुआ, मे बी यू सी दैट द पर्सन इज वेरी क्लमजी, इज फॉलिंग हियर एंड देयर, और सही से वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, सो यू गेट अ नेगेटिव इंप्रेशन कि अरे यार ये क्या ही करेगा, स्पोर्ट्स में भी मैं इसे टीम में सेलेक्ट नहीं करूंगी बिकॉज दिस पर्सन इज क्लमजी ओवर हियर ओनली, व्हाट विल दे डू इन माय स्पोर्ट्स टीम. और इफ आई वांट टू डू सम काइंड ऑफ फंक्शन एट माय कॉलेज or
some kind of a play or an event, then I will not choose this person in my managing committee or in my overall team, because I don't have a very good impression of this person. और यहाँ पे ये clumsy है तो वहाँ पे क्या करेगा? Okay, so things like these, that when you initially have a negative impression of a person, you tend to generalize that negative impression to other aspects of their life also. तो आप उस इंसान को मौका भी नहीं दे रहे. Maybe that person is very well in every other sphere of life, and that was just one day where they were feeling behaving in a clumsy manner because of maybe some situation that has happened before they met you, but you are still not giving them a chance, okay, and you are generalizing it initially. So halo effect आपके positive traits का generalization होता है, और horn effect आपके negative traits का generalization होता है. Cool. So, with that, everybody, we have come to an end of your chapter 13. And finally, today, आपका जो chapter number 13 है, Theories of Personality of your Sisreli book, we have covered that chapter entirely. I hope you all have learned something new from this particular chapter, from this particular video. And I hope कि ये जो series अभी तक चलती आ रही है, जहाँ पे every day, Monday to Friday, at 7 p.m. non-stop, I am trying my best and juggling my best to upload a video for you guys so that आपकी पढ़ाई ना रुके. I really hope कि आपको इस series से कुछ benefit मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो please let me know in the comment section whether you are finding this series beneficial or not. If you have any suggestion or any way by which I can improve the experience of the video quality or your understanding, anything that you feel you want to give a suggestion on, please feel free to do so. And also ये 3 चीजें कर देना. I know मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, but maybe some of you miss it out on in some video. Maybe you are new to the channel, so you are watching it for the first time. Please make sure that you subscribe to Mind Review, like the video if you have learned something new or revised any of your old concepts, and also guys, share it with your psychology mates. तो जो भी आपके psychology के friends हैं, जो psychology के discipline में हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए. उनको बताइए कि एक चैनल है जहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टॉप नॉच क्वालिटी के साथ क्रिएट की जाती है. ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में. एंड टुमारो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू बिगिन विद योर चैप्टर नंबर 14. इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि वहां पे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो थोड़ा सा जो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी का पोर्शन है वो वहां पे टच हो जाता है. मेक श्योर यू आर देयर टुमारो एज वेल at 7 p.m. or at whichever time you watch your Sisraeli series. ठीक है, so till then have a very good day and bye bye everybody.